गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस इन मी पर। फ्रेंड्स, हम आज करेंगे मॉडल पेपर यूपी पीसीएस 2023 के जो हैं DIS के। आज का हमारा टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कठोर संविधान, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी 1, 3, 5। कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता जो है ये संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। संघीय विशेषता में कौन कौन से आते हैं वे देख लेते हैं हम। द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या होते हैं आपके संघीय विशेषता के तहत आते हैं। एकात्मक विशेषता के तहत आप आ जाएगा आपका सशक्त केंद्र और एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी आपका एकात्मक विशेषता होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? एकात्मक विशेषता। जबकि हमारा कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता जो है ये संघीय विशेषता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? अमेरिकी मॉडल, कनाडाई मॉडल, रूसी मॉडल, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। तो इसका आंसर है बी, कनाडा के मॉडल पर भारत की संघीय व्यवस्था आधारित है। यह जो है एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के साथ कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। आर्टिकल 280 जो है 280 में क्या है? वित्त आयोग है। आर्टिकल 248 में आपकी औसत शक्तियां हैं। औसत शक्तियां किसके पास हैं? तो केंद्र में निहित हैं औसत शक्तियां। 250 में आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून बनाने की शक्ति रखती है। आर्टिकल जो है 253 आपका किससे संबंधित है? तो 253 आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने हेतु विधायन है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे, न कि अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदियों का जो आर्टिकल है वो आपका है 262। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा सत्य है? इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। सर्वप्रथम इसका गठन 1990 में किया गया। किसका पूछ रहा है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है आर्टिकल 263 के तहत आता है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और सरकारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। सरकारी आयोग कब आया था? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश क्या थी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए। और सर्वप्रथम इसका गठन जो है 1990 में किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें अंतर क्या है? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, शैडो कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका आंसर है आपका बी, शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो है शैडो कैबिनेट की
व्यवस्था की गई है जो कि विपक्षी पार्टी द्वारा गठित की जाती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसे हम छाया कैबिनेट भी कहते हैं, शैडो मतलब छाया। तो इस तरह से और सभी जो है बिंदु समान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रहित में है, ये बात सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 249 के तहत। 249 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि यह विषय जो है राष्ट्रीय हित में है, तो उसके तहत जो है संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी बनाएगी और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में भी संसद जो है कानून बनाएगी। क्वेश्चन नंबर है 7, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? 1 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, तुरंत समाप्त हो जाएगा, सदैव बना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 महीने तक यह कानून बना रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से लेकर 6 माह तक यह प्रभावी रहता है। यहाँ राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित होती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, लेकिन दोनों कानूनों में टकराव की स्थिति में संसदीय कानून जो होती है वो मान्य होता है, यह प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आयोग है और दूसरी तरफ गठन वर्ष दिया हुआ है। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? अभी हमने बात की थी 1983 में किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 1966 में हुआ है। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया है और राजमन्नार आयोग का गठन जो है 1969 में किया गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। विभिन्न जो ये सभी जो आयोग है ये किस संबंध में गठन किया गया? तो ये केंद्र राज्य के संबंध में इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? आर्टिकल 355, 349, 361 और 352। तो इसका आंसर है आपका ए, आर्टिकल 355 के तहत। आर्टिकल 355 के तहत यह कहा गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे, यह रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर है 10, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, इसकी प्रकृति जो है सलाहकारी होती है। तो इसका आंसर है बी कथन जो है सत्य नहीं है, यानी असत्य है। क्षेत्रीय परिषदें जो है सांविधिक है, जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, न कि संवैधानिक, मानी संविधान के द्वारा नहीं बनाई गई, ये संसद के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए इसे सांविधिक कहा गया है। इनका गठन जो है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है। देश को 5 क्षेत्रों में मतलब विभाजित किया गया है और इनका गठन किया गया है। केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री होता है 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना। इनकी प्रकृति जो होती है वह सलाहकारी ही होती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इनका गठन कौन करता है? संसद करती है अधिनियम बना के। कौन करता है? संसद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड या विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? परिहार, लघुकरण, विराम, प्रतिलंबन। तो इसका आंसर है आपका डी, प्रतिलंबन। संविधान के आर्टिकल
आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। क्षमा में ये क्या करता है, दंड और बंदीकरण को दोनों को हटा सकता है। लघुकरण में क्या करता है, दंड के स्वरूप को चेंज कर देता है, मतलब हटा देता है। और परिहार में जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है अवधि कम कर देता है। और विराम में जो है दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर देता है। प्रविलंबन में क्या होता है, किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना क्या होता है, प्रविलंबन होता है। यहाँ प्रतिलंबन लिखा है, प्रविलंबन। क्वेश्चन नंबर है 12 सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किसमें है, 111 में है। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आपका आर्टिकल 56 में है। किसमें है, आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है। राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन की अर्हता जो है वो आपके किसमें है, तो 57 में है। और सभी सुमेलित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 56 में है। राष्ट्रपति के जो शपथ होता है वो 60 में होता है। किसमें, 60 में शपथ। क्वेश्चन नंबर है 13 कौन सा सत्य है, राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वे महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। दोनों ही कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या होता है कि जो मनोनीत सदस्य हैं और जो निर्वाचित सदस्य हैं दोनों भाग ले सकते हैं संसद के, लेकिन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं महाभियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 14 संसद की 17 वर्षांत की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है, 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 6 सप्ताह। तो इसका आंसर है आपका डी, 6 सप्ताह। अध्यादेश की शक्ति जो है आर्टिकल 123 के तहत है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 तक है। और 17 वर्षांत के बाद पुनः बैठक होने पर यदि दोनों सदनों द्वारा उस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती हो तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन जो है इसका निर्मोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से भी पहले समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान संशोधन के संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम कोई अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर जो है वीटो नहीं कर सकता है, जबकि साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, मतों के बराबर होने की स्थिति में मत का अधिकार नहीं होगा। तो इसका आंसर है आपका बी, अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 17 साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में
संसद की जो है संयुक्त बैठक हम बुला सकते हैं। और संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 108 आर्टिकल। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो इसका आंसर है आपका बी, लोक लेखा समिति जो है एक स्थायी संसदीय समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आते हैं 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है, मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। यह समिति जो है कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है, जिसे राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 19। कथन और कारण है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है। तो इसका आंसर है डी, ए गलत है, आर सही है। क्यों सही, क्यों गलत है? कि संविधान के जो है आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की बात की गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में, न कि राज्यसभा में। यह एक सरकारी विधेयक होता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसे जो है राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। यह केवल सिफारिश कर सकती है। क्या कर सकती है? केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिन के भीतर इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। अगर राज्यसभा इस पे 14 दिन तक कुछ भी नहीं करती है तो भी यह पारित माना जाता है। अतः धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है। कैसी शक्ति है? सीमित शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात सही है। इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष इसका निर्वाचन होता है। वह राज्यसभा का मतलब पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। उसे कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। संविधान में उसे हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? आर्टिकल 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी, 1 और 2 सही हैं, जबकि तीसरा नहीं सही है। क्यों नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाता है, न कि बिना सलाह के। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 75 में ही मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत दिया गया है। और मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर है आपका बी, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% ही होगी। यही सेम चीज विधानसभा में भी लागू है।
क्वेश्चन नंबर है 23। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है, वह क्या कहलाता है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मूल क्षेत्राधिकार को ही हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। यह आर्टिकल 131 के तहत आता है। इसमें क्या होता है? केंद्र या राज्य, एक से अधिक राज्यों के बीच, ये सभी जो सुनवाई हमारी कब होती है? तो मूल क्षेत्राधिकार के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 24। कौन सा सुमेलित नहीं है? विषय है, अनुच्छेद है, देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी वो आर्टिकल 126 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 126 के तहत होगी। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143 के तहत है। अगर राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है कोई भी, तो वो आर्टिकल 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो है आर्टिकल 131 के तहत। जब केंद्र और राज्य के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें इसे हम क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, आर्टिकल 131 के तहत। और उच्चतम न्यायालय के गठन की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 124 में। उच्चतम न्यायालय के गठन की बात किस में है? 124 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। बी सही नहीं है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत है। क्वेश्चन नंबर है 25। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। संविधान के भाग 6 के तहत जो है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल का प्रमुख स्थान होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, साथ ही वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है या एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर है 26। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकता? समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता, पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पर्यावरण। इसमें पर्यावरण की बात नहीं की गई है। राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है। वह कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनको नामित किया जा सकता है? साहित्य, एक तो हमारा साहित्य हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा समाज सेवा, तीसरा हो जाएगा सहकारिता, चौथा हो जाएगा हमारा विज्ञान, पांचवा हो जाएगा कला। इन सभी के तहत जो है राज्यपाल व्यक्ति को नामित कर सकता है व्यवहारिक अनुभव के आधार पर, जबकि पर्यावरण का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 27। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि राज्यपाल को कोई भी सूचना मुख्यमंत्री देगा, ये किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? 166, 163, 164, 167। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 167 आर्टिकल में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि राज्यपाल को कोई भी सूचना प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 1/6, 1/12, 1/3, 5/6। तो इसका आंसर है आपका सी, 1/3 सदस्यों का जो है चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है। 1/6 राज्यपाल करता है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन संसद कर सकती है। बिल्कुल सही है। इस तरह का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य या विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि संविधान में राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था की गई है। संसद एक विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य विधानसभा जो है संकल्प पारित करे। ये क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत होना चाहिए, न कि साधारण बहुमत। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और विधान परिषद का गठन और उस साधन जो है या विघटन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है 169 में संसद जो है विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विघटन भी या समाप्त भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर है 30। यदि किसी विधानसभा सदस्य द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, विधान परिषद सभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विधानसभा अध्यक्ष जो है। यदि किसी भी विधानसभा में 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता का प्रश्न उठता है किसी भी सदस्य पर, तो उसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर है 31। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर है बी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करेगा? आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है। आर्टिकल 32 का बी। इसका आंसर है बी। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। यह एक सांविधिक संस्था है क्योंकि इसे संसद द्वारा बनाया गया है और इसकी सिफारिश जो है संस्थानम समिति जब आई थी, कब आई थी? तो 1962 में आई थी। संस्थानम समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग समिति की स्थापना की बात की थी और इसकी जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। जो भी पहले पूरा हो जाए तो सभी कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 डी, आर्टिकल 371 बी। तो इसका आंसर है आपका डी, आर्टिकल 371 बी के तहत असम की बात की गई है, असम। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड की बात की गई है, नागालैंड। आर्टिकल 371 में जो है महाराष्ट्र या मुंबई प्लस गुजरात की बात की गई है। आर्टिकल 371 डी में आंध्र प्रदेश की बात की गई है। यह राज्यों के विशेष संबंध मतलब राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 371 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों की उनके गठन के वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जीवीके राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आई थी। कब आई थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति जो है आपका 1977 में आई थी, 1977 में। और जीवकीय राय समिति जो है 1985 में आई थी, 1985 में। एमएल सिंघवी समिति जो है 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986 में। इसी ने संवैधानिक मतलब पंचायती राज को संवैधानिकता की बात देने की कही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? बोडो, संथाली, मणिपुरी और मैथिली। तो इसका आंसर है आपका डी, मणिपुरी। मणिपुरी को 92वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में कौन सी? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की 22 भाषाओं की बात की गई है। कितने भाषाओं की? 22 भाषाओं की। 22 भाषाओं की बात की गई है। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 67 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है आपका मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी को जोड़ा गया था। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी है। डी को नहीं जोड़ा गया था। मणिपुरी को जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। कौन सा कथन असत्य है, इसकी बात की गई है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी। बी कथन जो है असत्य है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसी के द्वारा जो है 9B जोड़ा गया, 9ख जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 9/9ख जोड़ा गया, भाग 9ख को जोड़ा गया था। और इसमें जो है सहकारी समितियों की बात की गई। भाग 9ख में सहकारी समितियों की बात की गई है। और सहकारी समितियां आपका DPSP में भी इसी के तहत जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत आपका मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, फंडामेंटल राइट प्लस DPSP में भी जोड़ा गया और 9ख में भी जोड़ दिया गया था। तो तीनों के तहत हमें जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सहकारी समितियां कहाँ कहाँ जोड़ी गई? मौलिक अधिकार में जोड़ी गई, DPSP में जोड़ी गई और भाग 9ख में भी सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है? राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, मेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मेयर का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति मतलब भारतीय चुनाव आयोग या जो भारत का चुनाव आयोग है वो नहीं कराता। मेयर का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो क्या करता है? संसद का मतलब राज्यसभा लोकसभा का करवाता है प्लस विधानसभा विधान परिषद का कराता है। और जो पंचायती राज से संबंधित है उसका वो कौन कराता है? चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर है 39।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, क्योंकि उससे पद से उसी रीति पर या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अतः उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? हमारा शून्यकाल कहलाता है। ये इसका जो टाइम होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका सी, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा में 11 सीटें सबको मिली हुई हैं, जबकि उड़ीसा को जो है 10 सीटें प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कौन सा कथन जो है असत्य है? प्राक्कलन समिति के बारे में, राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये बात सही है। समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। केवल 2 ही असत्य है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। तो इसका सदस्य जो होता है वो मंत्री नहीं होता है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो लोकसभा से होते हैं। इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। क्वेश्चन नंबर है 43। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जाता है किसके द्वारा हटाया जाता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के? तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन सत्य हैं कि नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय कह दीजिए या गैर संवैधानिक निकाय कह दीजिए, क्योंकि ये संसदीय विधि द्वारा बनाई गई है। एक सेकेंड। नीति आयोग जो है इसका जो है कार्यपालिका ने इसको बनाया, ना कि संसद ने बनाया है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की कल्पना स्वीडन में की गई थी। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पीसी घोष थे। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका ए। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं कि विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी घोष थे। और जो है तीसरा सही नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तो 70 वर्ष होता है, ना कि 65 वर्ष। वर्ष 1809 में, कब? 1809 में स्वीडन में स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह लोकपाल अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है।
या तो मुख्य न्यायाधीश हो या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, वह लोकपाल अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो वही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इनका पूरा नाम जो है पिनाकी चंद्र घोष है। पीसी घोष का मतलब क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो इसका आंसर है आपका ए। आर्टिकल 163 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और जिसका प्रधान क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो यह चीज़ किसमें वर्णित है? आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 164 में मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति राज्यसभा के। आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि मंत्री परिषद जो होगी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा एक व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। तो इसका आंसर है आपका सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वो राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन उनकी जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन कहाँ से दी जाएगी? भारत के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन जो है आपके राज्य के संचित निधि से दी जाती है, जबकि पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इससे हर एक बार एक क्वेश्चन जरूर रख देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को कौन से वर्ष शामिल किया गया? तो इसका आंसर है डी, 1992 में। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद या यूं कहे लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष होता है मतलब, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो इसका आंसर है आपका ए, भाग 11 आर्टिकल 245 से 55 तक। भाग 12 255 से 65 में क्या है? आपका वित्तीय मामला है। वित्त से जो भी मामले हैं वो किस में है? आर्टिकल 255 से 65 है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा भाग 11 आर्टिकल 245 से 55। क्वेश्चन नंबर है 50। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। मंत्रिपरिषद में
परिषद। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित जो है राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते। कौन? राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल? प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं आपके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिमंडल में आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में पीएम हो गया, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? तो कौन से ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत लोकसभा अपना निर्णायक मत प्रयोग करता है? तो उसका नाम है बी, आर्टिकल 101 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह तब करता है जब किसी भी विषय के संबंध में क्या होता है, मतदान में सत्ता एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं, तो निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। क्वेश्चन नंबर है 52। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये बात सही है कि बजट को संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो ये बात भी सही है कि बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में नहीं कहा गया है, नहीं किया गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। बजट जो है आपका आर्टिकल 112 के तहत आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? संवैधानिक संशोधन विधेयक का पुनः स्थापन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन में, राष्ट्रपति महाभियोग पर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में क्या होता है? राज्यसभा लोकसभा के समान स्थिति या शक्ति नहीं रखता है। दोनों क्या नाम है, संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में होता है? तो 108 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। और सभी में जो है राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा की शक्तियाँ समान होती है। जैसे संवैधानिक संशोधन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति पर महाभियोग में, इन सभी में जो है राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है। क्वेश्चन नंबर है 54। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सजायाफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि को कम करना कहलाता है। तो इसका आंसर है ए, परिहार। परिहार में जो किया जाता है कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं? दंड की अवधि कम कर देते हैं। प्रकृति में परिवर्तन नहीं करते हैं, अवधि कम कर देते हैं। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में है। और लघुकरण में क्या किया जाता है? तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देते हैं, इसका स्वरूप बदला जाता है। विराम में क्या किया जाता है? किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर दिया जाता है। प्रविलंबन में किसी दंड या विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाया जाता है। तो अस्थायी रोक किस में लगाया जाता है? मृत्यु दंड पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसके तहत सभी उच्च न्यायालय पर भारतीय उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण होता है। यह विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 3 जो है असत्य है। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1985 को की गई थी। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 323 ए में है। 323 ए में किसकी बात की गई है? तो कैट की बात की गई है। इसकी स्थापना जो है संवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल के तहत है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। इसमें न्यायिक तथा प्रशासनिक, सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, न्यायिक सदस्य भी शामिल होते हैं। इसमें न्यायिक भी होते हैं प्लस प्रशासनिक सदस्य दोनों शामिल होते हैं कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है नियुक्ति? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम ओबीसी के कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ओबीसी या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और सभी कथन सही है कि इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो है सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर है 58। नामित शर्मा या नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 से, लोकपाल अधिनियम 2010 से। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। यह अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में प्रतिनिधित्व की राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया? 100वें संविधान, 102वें, 104वें, 103वें। तो इसका आंसर है आपका सी। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में प्रतिनिधित्व की राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। ये जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 331 के तहत होती थी, और राज्यसभा में भी इनकी जो नियुक्ति होती थी आंग्ल भारतीय समुदाय की, उनको भी समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में आर्टिकल क्या नाम है 131 के तहत, और विधानसभा में आर्टिकल जो है 133 के तहत आंग्ल भारतीय समुदायों को जो है नियुक्ति से समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये भारत और बांग्लादेश से जो गलियारा है, कॉरिडोर, 111 गांव जो है बांग्लादेश को दे दिए गए, 51 गांव जो है भारत लिया था। और 102वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये आपका ओबीसी से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां आपका किससे संबंधित है? तो आंग्ल भारतीय समुदायों को समाप्त कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर है 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो यह बात सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम
उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये बात भी सही है। इसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये बात गलत है। इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, ये बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और इसका चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर है 61। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति। तो आर्टिकल 148 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। सत्य कथन पर विचार करें। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। सी कथन सही है। आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसके टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य। तो 4 अन्य सदस्य होते हैं आपके। एक अध्यक्ष हो जाएगा, 4 अन्य सदस्य। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का पुनर्गठन किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 9 नवंबर 2020 को सौंपी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। यह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, राज्य आयोग भी, और वित्त क्या नाम है आपका, भारत का जो वित्त आयोग है वो भी आपका संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 232 में मतलब 280 में आपका भारत के वित्त आयोग की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर है 63। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान की कठोरता जो है ये संघात्मक लक्षण है, न कि एकात्मक लक्षण है। क्या है? संघात्मक लक्षण। एकल नागरिकता और एकल संविधान जो है आपका एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन भी आपका एकात्मक लक्षण है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 64। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास कौन सी शक्तियां हैं? उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही एवं कार्य परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। इसकी अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन सही हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही एवं कार्य जो है परिसाक्ष्य के रूप में मतलब साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। इनकी अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड दोनों देने का प्रावधान है। आर्टिकल 215 में 15 के तहत जो है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 215 में ये कहा गया कि अभिलेख न्यायालय कौन? उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय जो है कार्यवाही के समय इनका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका आंसर है आपका डी। दिनेश गोस्वामी समिति आपका केंद्र राज्य से संबंध नहीं है। राजमन्नार आयोग जो है 1969 में इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। पुंछी आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 66। संसद द्वारा
दो राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है आपका बी, राष्ट्रपति करता है। संसद द्वारा दो राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है और इसके अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। आर्टिकल 252 के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पूर्णतया केंद्र के अधीन हो जाते हैं, राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य को निर्देशित कर सकता है। राज्य पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं, यद्यपि जो विधानसभा है वो निलंबित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेदों में से कौन सा एक स्वतः ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है? आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, 357, 356। तो इसका आंसर है ए, आर्टिकल 358। आपातकाल की उद्घोषणा होने पर आर्टिकल 358 स्वतः ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। आर्टिकल जो है 359 का संबंध उन सभी मूल अधिकारों से है जिनका राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबन होता है। क्वेश्चन नंबर है 69। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, कोई समय सीमा नहीं। तो इसका आंसर है बी, 6 माह तक। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है कराना। क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकरण करना, कृषक वर्ग को राजनीति के लिए जागरूक बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज्य का मूल उद्देश्य है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। आधुनिक भारत में 2 अक्टूबर 1957 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। कौन थे उस टाइम पीएम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आते हैं? भारत की संसद, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सभी आते हैं। भारत की संसद, राज्य की जो विधानसभा है ये सभी आएंगे। स्थानीय सरकार, ये मान लीजिए कि जिसमें भी राज्य का थोड़ा बहुत भी पैसा लगा हो वो सभी संस्थाएं क्या है? राज्य के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं। इसमें और भी है। ONGC जैसे याद कर लिए, ONGC सेल हो गई आपकी, SAIL, और LIC भी, LIC, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रहे? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, VP सिंह, HD देवगौड़ा। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 4, 5। मोरारजी देसाई, VP सिंह और HD देवगौड़ा जो थे ये सब प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है?
वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं जी, 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है आपके राज्यसभा से, 15 7 22। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, तो ये कथन भी सही है कि मंत्री का निर्वाचन क्या होता है, नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये बात भी सही। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। किसके तहत? 1919। पहली बार 1921 में इस पहली बार जो है ये इसका गठन कब किया गया? 1921 में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से ही की जाती है। तो कौन करता है? स्पीकर जो है, लोकसभा स्पीकर इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर है 74। निम्नलिखित में से कौन सा वह माध्यम जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? सत्रावसान, स्थगन, विघटन। तो इसका आंसर है डी। 1 2 तीनों की वजह से लोकसभा का बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा बैठक का स्थगन, सत्रावसान, विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान एवं विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। जब किसी भी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, बैठ जाना, पक्ष त्याग, अंतर्पदन। तो इसका आंसर है आपका बी, बैठ जाना इसे कहते हैं, यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।